हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। दोस्तों, आज हम फिर से एक आईपीओ की एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में जितने भी इसके अलग अलग पहलू होंगे, फंडामेंटल से लेके इसके और फाइनेंशियल तक, वो सारी चीज़ें समझेंगे और देखेंगे कि आईपीओ कैसा है, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट होते हैं तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ट्रेंडी इन्वेस्ट सर्च करिए और वहां से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि चाहे वो आईपीओ हो या फिर जो हमारे और भी शेयर्स होते हैं जो हम रिकमेंड करते हैं, या फिर इंट्राडे में जो भी एनालिसिस होती है, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम में रेगुलर अपडेट होती हैं, तो वहाँ से आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो जो आईपीओ है वो है तत्वा चिंतन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है, उसका आईपीओ आने वाला है, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जो आईपीओ का साइज है वो 500 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, यानी कंपनी 500 करोड़ रुपए रेज कर रही है, जिसमें से 225 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 275 करोड़ रुपए जो है वो ऑफर फॉर सेल है। यानी कि जो कंपनी के अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इक्विटीज को ऑफर फॉर सेल में सेल कर रहे हैं। अगर देखते हैं तो आईपीओ साइज जैसा 500 करोड़ है, पहले ही बताया मैंने। जो इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है वो 1073 से 1083 रखा गया है, यानी 1073 से 1083 पर इक्विटी शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। वहीं पे जो आईपीओ की डेट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर लॉट साइज की बात करते हैं तो 13 शेयर का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट आप अप्लाई करते हैं उसमें 13 शेयर होंगे, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं इन्वेस्टर कोटा की बात करते हैं तो जो क्यूआईबीस हैं उनके लिए 50% का कोटा रखा गया है, एनआईआई जो हैं उनके लिए 15% का कोटा है, वहीं पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 35% का कोटा रखा गया है। अब अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो जो कंपनी है वो स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं, या फिर जो आप कहें कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट कैटलिस्ट जो होते हैं, जो बेसिकली मेडिकल में बहुत यूटिलाइज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसको बहुत यूटिलाइज करती है, चाहे वो दवाइयाँ बनाने के लिए हो, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये बनाते हैं। एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट जो हैं उसके भी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इसके अलावा जो तत्वा चिंतन है वो लार्जेस्ट और ओनली कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स की, यानी कि जो जेलॉइट्स के लिए स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स होते हैं उसके लिए ये सिंगल कंपनी है जो बड़े मात्रा में प्रोडक्शन करती है। और यहाँ पे अगर इसमें इनका देखा जाए तो ग्लोबली अगर देखिए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं तो इसमें इनकी मार्केट कैप बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट इसमें कैप्चर कर रखा है। अगर हम देखते हैं कि जो शेयर्स अभी लिस्टिंग हो रही है, जो पैसे रेज किए जा रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो जो कंपनी है इस पूरे आईपीओ में से 147 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करेंगे। और इसके अलावा जो इनकी एक दहेज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसमें ये करीब करीब और 24 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसको अपग्रेड करने के लिए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अब 24 करोड़ रुपए का यूटिलाइजेशन होगा। तो बेसिकली जो आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो तो दहेज जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, बाकी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएंगे। अब अगर हम थोड़े से इनके जो पीयर्स हैं, पीयर्स को कंपेरिजन करते हैं तो जिनके जो सबसे बड़े पीयर्स हैं वो है आरती इंडस्ट्री, नवीन फ्लोराइन, अल्काइल एमाइंस हैं और विनती ऑर्गेनिक्स। और तो इन चार जो कंपनियां हैं इन चारों पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है। केमिकल इंडस्ट्री का जब मैंने वीडियो बनाया था तो इन चारों की डिटेल एनालिसिस मैंने डाली है, वो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि चारों की ग्रोथ कैसी है, उससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये सारी जो पूरी एक इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है फ्यूचर में, क्योंकि इस पर्टिकुलर अगर केमिकल सेक्टर की ही बात कर लेते हैं तो अभी इंडिया की जीडीपी में लगभग 6% का योगदान है इसकी। और आने वाले टाइम में चूँकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसके अलावा जो इसके साथ और इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी होनी है, तो इनसे इनका बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप आरती इंडस्ट्रीज को
देखिए तो जो उसका मार्केट कैप रेवेन्यू है वो करीब 4,506 करोड़ रुपए का उनका रेवेन्यू है। वहीं पे अगर हम तत्व चिंतन को उससे कंपेयर करते हैं तभी इनका रेवेन्यू 306 करोड़ का ही है। तो उस इन सारी कंपनियों से अगर हम कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में कहीं ना कहीं नीचे ही हैं। और ठीक है, अभी जो आरती हो गई या नवीन है या अल्काइल है, ये सारी काफ़ी बड़ी कंपनियां हैं और तत्व चिंतन जो है वो रिलेटिवली बहुत छोटी कंपनी है। तो कंपैरिजन डायरेक्टली अगर करेंगे तो वो उतना सही बैठता भी नहीं। बट हाँ, ये कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पीयर्स कंपनियां हैं, सेम इंडस्ट्री में काम करती हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि तत्व चिंतन में भी आने वाले टाइम में उसी तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगा। अगर हम पी रेशियोज की बात करते हैं तो तत्व चिंतन का जो पी है अभी 41 के आसपास स्टैंड करता है। तो अगर हम बाकी कंपनियों के पीएस जो इनके पीएस हैं उससे कंपेयर करते हैं तो इनका पी थोड़ा हाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं कंसीडर करने वाली बात है। अब अगर हम देखते हैं इनके रेवेन्यू को, अगर हम देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा है पिछले 3 सालों में, तो FY19 में अगर देखिए तो जिनका रेवेन्यू था वो था 206.3 करोड़ का। वहीं FY20 में वो बढ़ के 263.2 करोड़ के आसपास पहुंचा और FY21 में वो बढ़ के 300 करोड़ के ऊपर निकल गया। तो यानी अगर आप रेवेन्यू देखिए तो रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ दिख रही है और रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रो कर रही है, ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। अगर वहीं पर हम जो इनके रेवेन्यू के सोर्सेस हैं उसकी बात करते हैं कि जियोग्राफिकल जो सोर्सेस हैं उसको हम देखते हैं, तो FY19 में जो इनकी टोटल रेवेन्यू थी उसमें 69.69% का जो रेवेन्यू था वो एक्सपोर्ट से आया था। वही 30.31% का जो रेवेन्यू था वो डोमेस्टिक मार्केट से इनको अर्न हुआ था। अगर वहीं FY20 में बात करते हैं तो जो इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट के थ्रू था वो बढ़ के 76.7% हो गया और जो डोमेस्टिक मार्केट से रेवेन्यू आया वो 23.3% है। उसके अलावा FY21 में अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू 70.6% पे स्टैंड करता है और डोमेस्टिक मार्केट से 29.4 पे स्टैंड करता है। तो अगर आप देखिए तो जो इनका मेजर चंक है वो कहीं ना कहीं इनके एक्सपोर्ट से आ रहे हैं, यानी कि जो फॉरेन में इनके बिजनेस हैं वहाँ से आ रहे हैं। तो अगर रफली आप देखिए तो जिनका 70% का रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है, जो कि लगभग 25 कंट्रीज में इनका जो बिजनेस है जैसे कि USA, चाइना, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, इन सारी कंपनियों से इनका आता है। बाकी 30% का लगभग जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो ये रेवेन्यू का सोर्स इनका जो है एक्सपोर्ट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम एबिट मार्जिन की बात करते हैं तो जो एबिट मार्जिन है वो FY19 में 17 पे था, FY20 में बढ़ के वो 21 पे पहुंच गया और FY21 में बढ़ के वो 23 पे पहुंच गया। तो अगर हम एबिटा की बात करते हैं, एबिट मार्जिन की बात करते हैं, तो एबिट जो है वो इनकी बहुत ठीक अच्छे से ग्रो कर रही है। तो इनकी जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी है। कंपनी जो है कह सकते हैं कि एबिट अच्छा है और कंपनी भी स्टेबल चल रही है, अर्निंग्स बहुत स्टेबल हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो FY19 में जो इनका प्रॉफिट था वो 34.3 करोड़ पे था। वहीं FY20 में ये बढ़ के 56.3% पे हो गया और FY21 में वो बढ़ के 71.6 करोड़ पे पहुंच गया। तो अगर आप प्रॉफिट की बात करिए तो प्रॉफिट पिछले 3 सालों में इनकी बहुत हाई जंप देखने को मिला है, 34 से 56 और 56 से 71। तो अगर आप देखिए तो प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इनके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनकी कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रही है। FY19 में जो 25.8% पे थी, FY20 में बढ़ के 32.1% पे हो गई और FY21 में वो उसी के आसपास 31.5 पे मेंटेन कर रही है। तो ROE भी इनकी अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ें जो देखते हैं कि इनके जो आने वाले टाइम में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो थोड़ा अच्छा इनको इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो अभी जो इनका एक नया प्लांट बन रहा है वो FY23 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसी के लिए बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसके लिए कैपिटल रेज की जा रही, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ेगी तो वहाँ से ये उम्मीद है कि जो इनकी कैपेसिटी है वो FY23 के बाद वो डबल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसका भी जो असर है वो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं तो वो FY19 में 26.4 पे स्टैंड करता था, FY20 में वो 32% पे है और FY21 में वो 33% पे स्टैंड करता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखिए तो पिछले 3 सालों में
कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल जो हैं वो अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी को कहीं ना कहीं स्टेबल भी बनाते हैं और दिखाते हैं कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं पे अगर हम कुछ और फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो जो PASC सेगमेंट होता है बेसिकली उससे इनका जो ये एक सेगमेंट है उसने 33.37% यानी 30.5 के आसपास का जो रेवेन्यू है इसने FY21 में अकेले कंट्रीब्यूट किया था और FY20 में उसका कंट्रीब्यूशन 29.06% के आसपास था और वहीं FY19 में वो 42% के आसपास था। तो पिछले अगर आप देखिए तो 19, 20, 21 में जो है रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ PASC सेगमेंट का, तो उसमें जो पिछले कोविड का एक पूरा फेज गया 1-1.5 साल का, उससे भी कहीं ना कहीं एक असर पड़ा है और वो बड़ी चैलेंजिंग फेज रहा कंपनी के लिए, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक हो गए या और भी फैक्ट्री में काम भले ही हो रहे थे लेकिन सेल्स नहीं थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट किया। और इस तरह से अप्रैल से लेके जो सितंबर और दिसंबर यानी कि 3 क्वार्टर जो थे वो 3 क्वार्टर बहुत ही हैवली अफेक्टेड हुए कोविड की वजह से, एक्सपोर्ट पे काफ़ी असर पड़ा, तो वहाँ से भी इनको प्रॉब्लम देखने को मिली और उसका सीधा सीधा जो था वो रेवेन्यू पे असर देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को अब भी पिछले टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन अब वो चीज़ें सुधर रही हैं और जिस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंशन है, जिस हिसाब से नए प्लांट्स वो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे फ़ायदा करेंगे। अगर हम थोड़े रिस्क की बात कर लेते हैं कि कंपनी जो है उसमें रिस्क कैसे इन्वॉल्व है, तो जो सबसे बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है उसमें वो ये है कि जो इनकी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट लगातार बढ़ती रहती है, तो अगर उसमें कॉस्ट बढ़ती है तो इनके रेवेन्यू पे, प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। उसके अलावा ये भी है कि जो सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल के, वो भी कोई लॉन्ग टर्म ऐसे नहीं होते कि उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि हम आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई करते रहेंगे, तो उनको भी खोने का डर बना रहता है कि सप्लायर से जो रिलेशंस है वो टूट सकते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी पे एक असर डालेगी। ये एक छोटा सा रिस्क है। इसके अलावा जो कंपनी है उसमें कोई अगर स्लो डाउन आता है, शट डाउन आ जाता है किसी भी रीजन से, तो जैसे अभी कोविड की वजह से आ गया, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट ये अपने मटेरियल को बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा जो इस कंपनी में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात लगी वो ये लगी कि जो कंपनी का पूरा एक बिजनेस है वो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो 3-4 कंट्री हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन है, और जर्मनी हो गया, US और चाइना, ये 3 ऐसी कंट्री हैं जहां से इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से 54% अकेले ये 3 कंट्री यानी कि जर्मनी, अमेरिका और चाइना, ये 3 कंट्री कंट्रीब्यूट करती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर इन 3 कंट्रियों से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इनके रेवेन्यू पे और प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं इनको हार्म करेगा। तो इनका जो बिजनेस है वो भले ही 25 कंट्रियों में एक्सपोर्ट करते हों, लेकिन 54% तो अकेले 3 कंट्रियों से आ रहा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क है कि अगर कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए ये थोड़ा सा इनको ध्यान रखना होगा कि बिजनेस का एक्सपेंशन और कैसे करते हैं। इसके अलावा जो इनका कैपेक्स है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से भी जो फ्यूचर में रेवेन्यूज होंगे उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ा सा लैग करती है, उस पर इनको काम करना होगा। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है कंपनी में वो है कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो दो के दोनों प्लांट जो हैं वो गुजरात में ही हैं, एक तो अंकलेश्वर में है और दूसरा दहेज में है। दहेज में अभी ये थोड़ा काम कर रहे हैं जैसा मैंने बताया, तो ये दोनों प्लांट केवल गुजरात में हैं। तो अगर कल की डेट में गुजरात में कोई सोशल या फिर नेचुरल डिसरप्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके ऑपरेशन पे एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कंपनी का जो प्लांट है एक ही जगह पे बना हुआ है, ये एक रिस्क है। हालांकि इस रिस्क का उतना इम्पैक्ट नहीं है, बट कंसिडर तो किया ही जाएगा। इसके अलावा ये है कि जो इनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि जो इनके कस्टमर्स हैं उनके साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो बस ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और ये सप्लाई करते हैं और इससे इनका जो बिजनेस है वो रन कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जब लॉन्ग टर्म का अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं एक रिस्क पैदा करता है कि आने वाले टाइम में अगर वो कस्टमर्स ने आपसे सामान लेना बंद कर दिया तो फिर रेवेन्यू पे असर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं कंपनी में थोड़ा सा रिस्क क्रिएट करती हैं। अब अगर हम देख लेते हैं कि जो कंपनी के
वैल्यूएशंस और कंपनी के जो फाइनेंशियल नंबर के बेस पे क्या आता है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर हम देखें तो 21% के एनुअलाइज्ड रेट पे ग्रो कर रहा है, एटलीस्ट पिछले 3 सालों में अगर हम बात करते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपनी जो है 70% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से अर्न करती है। उसके अलावा 3 जो कंट्री हैं वहाँ से लगभग 54% का इनका अर्निंग आती है 3 कंट्री से। इसके अलावा जो कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो लगभग 59 से 60% का रेवेन्यू अकेले कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो ठीक ठाक है और वहाँ से रेवेन्यू अच्छी खासी जनरेट हो रही है। अगर आप देखिए तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी ने एनुअल ग्रोथ जो है लगभग 59 के आसपास 59% के आसपास का मेंटेन रखा है पिछले 3 सालों में। तो कंपनी की जो फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखिए कि मार्च 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है वहाँ पे इनका रेवेन्यू और जो सेल्स का स्ट्रक्चर है, केवल अगर एक इनका जो एक पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट है डायरेक्टिंग एजेंट का सेगमेंट जो है वहाँ से अगर हम देखें तो लगभग 120 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हुआ। और ये टोटल अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यू को अगर हम देखें तो 40% के आसपास का रेवेन्यू ये अकेले जनरेट किया। तो ये अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही तगड़े हैं। कंपनी की वैल्यूएशन एज सच उतनी महंगी नहीं लग रही है कि वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं है। 10 रुपये के फेस वैल्यू पे लिस्टिंग हो रही तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो कंपनी है उसका आईपीओ की अगर हम बात कर लें कि आईपीओ में आपको करना क्या चाहिए, तो यहाँ पे आईपीओ को बिल्कुल अप्लाई करिए। केमिकल जो सेक्टर पूरा है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर है और उसमें मैं हमेशा से बोलता रहता हूँ कि इन्वेस्ट करने के लिए। पीछे एक वीडियो में 3, 4, 5 कंपनियों के एनालिसिस ऑलरेडी दे चुका हूँ। आगे 2, 3 और मल्टीबैगर जो छोटे छोटे कंपनियाँ हैं उनकी एनालिसिस भी आने वाली है। तो इस आईपीओ को आप ज़रूर अप्लाई करिए। इसमें न केवल आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा बल्कि अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर हैं जिसको लॉन्ग टर्म का एक सिनारियो लेके चल सकते हैं तो आप लॉन्ग टर्म को भी होल्ड कर सकते हैं। इस तरह का ये शेयर है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप आईपीओ अप्लाई करिए। आपको अगर अलॉट होता है शेयर तो फिर लिस्टिंग गेन मिलने के बाद आप एक बार डिसाइड करिए कि आप इसको रखना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें बाद की बातें हैं, बट आईपीओ ज़रूर अप्लाई करिए। और जहाँ तक एनालिसिस की बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको लिस्टिंग गेन तो ज़रूर मिलेगा। एक बार लिस्टिंग हो जाएगी, प्राइस बैंड देखेंगे किस हिसाब से कहाँ पे लिस्टिंग हो रही, कितना गेन मिल रहा है, उस हिसाब से टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा कि यहाँ पे क्या सिनारियो बन सकते हैं और क्या करना चाहिए। उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी बात करिए। आपका जो ड्यू डिलिजेंस है उसको ज़रूर फॉलो करिए। आप अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। क्योंकि जितनी भी एनालिसिस आपको यहाँ पर दी जाती है वो बस आपको एजुकेशनल पर्पज़ में दी जाती है और आपको एक अवेयर करने के लिए हाँ इस तरह के सिनारियोज हैं, इस पर हमारा टेक ये है। तो आईपीओ हम लोग ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो आज होपफुली कि ये जो पूरी एनालिसिस है इससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी और आपको इससे फ़ायदा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। जैसे आपके शेयर्स ग्रो होते हैं और आपको वहाँ से प्रॉफिट मिलता है तो उसी तरह चैनल का ग्रो करना भी ज़रूरी है। तो आप शेयर करिए, होपफुली कि आगे चीज़ें और अच्छी मिलेंगी आपको और अच्छी चीज़ें आपके इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।